आज हम हिंदी व्याकरण की कक्षा में पढ़ेंगे सर्वनाम। आज हम जानेंगे सर्वनाम की परिभाषा और उसके प्रकार। तो आइए देखते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, मैं, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला जो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तू, आप इत्यादि। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन वे भेद है हम लोग देखते हैं। पहला हुआ उत्तम पुरुष। उसकी परिभाषा हम लोग जानेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने वाले के लिए हो वो उत्तम पुरुष कहलाता है। अर्थात जो बात कहे वो उत्तम पुरुष कहलाता है। उसके कुछ उदाहरण हैं। मैं कहता हूं कि माता जी कल पटना जाएगी। इस वाक्य में मैं आपका उत्तम पुरुष है, क्योंकि कहने वाला मैं है। अब दूसरा जो भेद है मध्यम पुरुष। तो इसकी परिभाषा हुआ जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिससे कोई बात कही जाए। तो जिससे कोई बात कही जाए उसको हम लोग मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, मैंने आपसे कहा था कल सिनेमा देखने जाएंगे। तो इस वाक्य में मैंने प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष है, जबकि आप मध्यम पुरुष है, क्योंकि आपसे बात कहा गया है। तीसरा भेद देखते हैं अन्य पुरुष। तो उसकी परिभाषा हुई जिस सर्वनाम का प्रयोग उसके लिए हो जिसके विषय में कुछ कहा जाए। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी तीसरे के लिए हो तो उसको हम लोग अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, मैंने आपको कहा था कि उसकी शादी रविवार को होगी। तो यहाँ पर मैंने उत्तम पुरुष है, जबकि आप मध्यम पुरुष है, क्योंकि वह सुनने वाला है, और उसकी अन्य पुरुष है, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है। अब हम सर्वनाम के अगले भेद को जानेंगे। दूसरा जो सर्वनाम हुआ आपका निजवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा हम जानेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा। इस वाक्य में मैं निजवाचक सर्वनाम है। अब अगला जो भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका परिभाषा हुआ जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञात हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसा सर्वनाम जिससे निश्चितता का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ, यह बकरी है, वह सोया है। तो यहाँ बकरी वह निश्चित रूप से है, और सोया जो प्रयोग किया है वह निश्चित रूप से सोया गया है। चौथे नंबर का जो सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा हुई वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो वैसा सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उदाहरण इसका हुआ आपका, आज आपने क्या खाया। तो इस वाक्य में क्या खाया वो अनिश्चय है, इसके बारे में हमें ज्ञात नहीं है। उसी तरह दूसरा जो उदाहरण हुआ, कल तुम कौन सा कपड़ा पहनोगे। यहाँ पर कौन अनिश्चितता का बोध कराता है। अब छठा नंबर का जो सर्वनाम हुआ संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा हुई जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम से एक शब्द का या एक वाक्य का संबंध हम दूसरे शब्द या वाक्य से किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसका उदाहरण हुआ आपका, जैसे जो आएगा सो खाएगा।
यहाँ पर जो आएगा एक वाक्य है जिसका संबंध दूसरे वाक्य सो खाएगा से है, अर्थात यहाँ पर जो और सो संबंध को दर्शाता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने सर्वनाम को पढ़ा, हमने सर्वनाम और सर्वनाम के भेद को जाना। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह देखिए और सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ इसके नोट्स अपनी कॉपी में लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम कुछ दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।